Good morning, students. Welcome to this virtual class. Today, we will continue with our chapter Sources of Energy. Sources of Energy में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस प्लांट्स। इसी सीरीज के अंदर आज हम स्टडी करेंगे एनर्जी फ्रॉम सी। यस, हम समुद्र से, सी से भी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर आपका फाइनल एग्जाम्स में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्ट हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक इसके अंदर है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज ब्रीफ में होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो लेक्चर। एनर्जी फ्रॉम सी, हम समुद्र से भी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, हमारा जो मेन टारगेट है वो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, और जनरेटर के अंदर उसको स्टार्ट करने के लिए उसका एक पॉइंट होता है, दैट इज टरबाइन। हमें टरबाइन को रोटेट करना है। अब टरबाइन रोटेट अगर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम तो वो बन गया था हमारा थर्मल पावर प्लांट। अगर हम उसे प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो यानी कि पानी, वाटर की हेल्प से, तब हमारा क्या बन गया था, वो हाइड्रो पावर प्लांट बन गया था। तो आपने इस चैप्टर के लिए हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हमें जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए रोटेशन चाहिए टरबाइन को रोटेट करना जरूरी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हाउ वी कैन रोटेट दैट टरबाइन। ओके, आपका मेन पॉइंट या आपका मेन फोकस इस पॉइंट पर होना चाहिए। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। द एनर्जी फ्रॉम द सी इज ऑब्टेन्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं सी से यानी कि समुद्र से, वो 3 टाइप से करते हैं, और इसीलिए वो क्या बन जाती हैं, 3 कैटेगरीज में बन जाती हैं। जैसे नंबर 1 इज tidal energy, number 2 is sea wave energy, and number 3 is ocean thermal energy। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है ये ओशियन थर्मल एनर्जी, OTE के नाम से ये क्वेश्चन आपके पास आता है। आपके पास वहां पर क्वेश्चन होगा, या अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप होते और ये सिलेबस में होता तो क्वेश्चन कैसे होता है, एक्सप्लेन OTE इन ब्रीफ, इस तरह से। तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि OTE क्या होता है, OTE तो हमारे पास है ही नहीं। तो OTE का मतलब क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइड या व्हाट डू यू मीन बाय टाइडल। तो टाइड क्या होती है, टाइड ये होती है, आपने समुद्र देखा होगा मूवीज वगैरह में या किसी ना किसी वीडियो में आपने समुद्र की पिक्चर जरूर देखी होगी। उस केस में क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है ना, वो वेव की वजह से, वेव कह लो या एयर की वजह से वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। अब जब वेव बनती है तो वेव बनती है हमारी लगभग लगभग इस तरह से। सपोज करो हम यहाँ पर आप समझ रहे होंगे वेव कैसे बनेगी, जैसे थोड़ा सा ऊपर और फिर थोड़ा सा नीचे। तो ये जो आपके पास पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं वेव, ठीक है, वेव। और जब ये वेव का जो डिफरेंस है यानी कि हाई टाइड और लो टाइड की वजह बहुत ज्यादा होता है तब उसे बोलते हैं टाइड। तो देखते हैं यहाँ पर, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून। अब आपको ये समझना जरूरी है कि टाइडल एनर्जी के पीछे जो मेन कॉज है, वो मेन कॉज हमारे पास है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। कॉज या कॉजेज टाइड्स क्या बनाती हैं, टाइड्स बनाती हैं, ठीक है। ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड, फिर से बात आ गई डैम। ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड एट ए नैरो ओपनिंग बिटवीन द लैंड एंड द सी। हम क्या करेंगे, समुद्र और लैंड एरिया के बीच में एक छोटी सी नैरो ओपनिंग के बीच में एक डैम बनाएंगे, और वो डैम किस लिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स एंड लो टाइड कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, देखो दोबारा आ गया टरबाइन, ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां पर समुद्र भी है और लैंड एरिया भी है, वहां पर एक नैरो ओपनिंग के बीच में एक डैम बनाएंगे, और डैम के गेट पर हम बना देंगे, रख देंगे टरबाइन को। टरबाइन रोटेट करेगा क्योंकि जब समुद्र की लहरें आएंगी, समुद्र का पानी आएगा, तो उसके साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है जनरेटर से, और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास होगा टाइडल एनर्जी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पैरा है आपके पास, आपने इसको नोट करना है। सेकंड, सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी, तो आपको यहां पर अब समझना है व्हाट डू यू मीन बाय सी वेव एनर्जी।
तो सी वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सी समुद्र के अंदर जो लहरें बन रही हैं, अगर उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, तो वो बन जाती है टाइड्स। और अगर नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एयर ब्लो की वजह से, एयर की वजह से, हवा की वजह से अगर पानी बह रहा है आपका, तो उस समय जो पानी की जो टाइड्स होती हैं, समुद्र के अंदर जो टाइड्स होती हैं, वो बहुत ही कम वेरिएशन की बनती हैं, बहुत ही कम हाइट की बनती हैं। और उस केस में हम उसे टाइड नहीं बोलते, सिंपल और सिंपल वेव बोल देते हैं। अब क्योंकि वेव है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी ही क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए देखो ये बहुत छोटा है, जैसे यहाँ पर लगभग लगभग आपके पास 4 लाइंस हैं, ये उससे भी कम 2.5 लाइंस में ये पार्ट खत्म हो जाता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब तेज हवा चलती है, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, इट प्रोड्यूसेस ह्यूज वेव्स। ये क्या करती है, ह्यूज वेव तो जनरेट कर देती है, लेकिन टाइड्स जनरेट नहीं कर पाती। टाइड्स कब जनरेट होती हैं, टाइड जनरेट होती हैं ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ह्यूज वेव्स बनती हैं, और यही वेव, पानी की जो यही वेव्स होती हैं तेज जो बहती हैं, उनके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, रोटेट करेगी टरबाइन को, और टरबाइन करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। दोबारा देख लेते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज ओवर द सी, इट प्रोड्यूसेस ह्यूज वेव्स। The kinetic energy of the moving waves can be used to rotate the turbines of generators to produce electricity। तो आपके पास ये दोनों पार्ट है, आप इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ओके, अब लास्ट और लगभग लगभग सबसे इंपॉर्टेंट, ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है, अब आपको ये समझना है। इससे रिलेटेड आपके पास लगभग लगभग 6 लाइंस हैं, आपके पास 5.5 6 लाइंस हैं। तो इसमें आपको दिया क्या गया है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले अब बारी आती है थर्मल, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट है ओशियन, समुद्र के अंदर, और उससे प्रोड्यूस हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट समझिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, उस समुद्र के पानी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और एक हिस्सा होगा जो बिल्कुल डीप होगा, ठीक है। तो जो समुद्र के पानी का सरफेस है, समुद्र के पानी का जो सरफेस वाटर है, वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशंस। अब मैं ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा बाद में। इसमें होता क्या है, समुद्र का पानी सोलर रेडिएशन की वजह से ज्यादा गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर डीप इनसाइड द सी, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब वो टेम्परेचर डिफरेंस जब आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वो टेम्परेचर सफिशिएंट है टू बॉयल, और यू कैन से टू वेपराइज लो बॉइलिंग लिक्विड। लो बॉइलिंग लिक्विड को वेपराइज करने के लिए, यानी कि उन्हें लिक्विड फॉर्म से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, समुद्र के उसी पानी की हीट को यूज करेंगे टू बॉयल, और यू कैन से टू वेपराइज लो बॉइलिंग लिक्विड। जब आपका वो लो बॉइलिंग लिक्विड आपका बॉयल होगा या फिर वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू रोटेट द टरबाइन। टरबाइन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जनरेटर से, और जनरेटर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास है ओशियन थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, जब आपका जो लिक्विड है, लो बॉइलिंग लिक्विड, जब आपका स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो आपका वेस्ट नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, उस स्टीम को दोबारा से कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करने के बाद हम उसे दोबारा से पंप कर देते हैं फॉर फर्दर वेपराइजेशन, ठीक है। और इसके लिए उसको हीट, उसको कोल्ड करने के लिए, कंडेंस करने के लिए, जैसे आपको, आप में से कुछ बच्चों को पता है कि कंडेंस करने के लिए मुझे हीट कूल करना पड़ेगा। तो कूल करने के लिए हम एडिशनल एनर्जी उसके अंदर सप्लाई नहीं करते, बल्कि हम समुद्र की ही एनर्जी को, यानी जो कोल्ड वाटर है, समुद्र के कोल्ड वाटर को ही यूज करते हैं उसे कंडेंस करने के लिए, ठीक है। और अब अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया, समझाने की कोशिश की है, तो आपको लग रहा होगा कि इतना सारा हम काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहाँ पर होती होगी। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो पावर आउटपुट है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था, व्हाट डू यू मीन बाय पावर आउटपुट, तो यहाँ पर जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उससे हमें कम आउटपुट मिलती है, या फिर बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम इन्हें
बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट ज्यादा नहीं है और हम इसे ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती। प्रॉपर लोकेशन की जगह हमें चाहिए होती है, वो भी हर जगह नहीं मिल पाती। तो इसीलिए ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। तो चलो हम पढ़ लेते हैं ओशन थर्मल पावर प्लांट। जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस वाटर एंड द कूल वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। समझ आ गया आपको? ओशियन वाटर को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक होगा सरफेस वाटर और एक होगा डीप इनसाइड वाटर। और जो डीप इनसाइड वाटर है वो हमारा थोड़ा ठंडा होगा, कोल्ड होगा, और जो सरफेस वाटर है वो हमारा थोड़ा गर्म होगा। वो गर्म क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली सन रेज को बियर करता है, सन रेज को फेस करता है, और सन रेडिएशन की वजह से ही वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस पता लग गया ओशियन के अंदर कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद दिस डिफरेंस इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, और जब ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल लिक्विड लाइक अमोनिया। अमोनिया मींस लो बॉइलिंग लिक्विड, टू बॉयल लिक्विड लाइक अमोनिया एंड द वेपर इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड अमोनिया है, वो लिक्विड फॉर्म में इतनी काइनेटिक एनर्जी बियर नहीं करता जितनी वो वेपर फॉर्म के अंदर बियर करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया को बॉयल करते हैं, किसकी हेल्प से? विद द टेम्परेचर डिफरेंस इन द ओशन। और उस वेपर के अंदर क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी हम यूज करेंगे टू रोटेट द टरबाइन ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। The cold water from the bottom is then pumped up to cool the water vapor back to the liquid। और हम क्या करते हैं उसके बाद, जो आपके पास वेपर लिक्विड है, वेपर अमोनिया है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया को जब हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम बोल सकते हैं वेपर अमोनिया। तो जो वेपर्स बनते हैं अमोनिया के, वो भी हमारे खराब नहीं होते, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? हम उन्हें दोबारा कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करके क्या होगा, वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड फॉर्म को फिर से हम दोबारा कहां शिफ्ट कर देंगे, जहां पर वो बॉयल हुआ था, जहां पर वो वार्म हुआ था। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। और इस साइकिल के अंदर मेन क्या है, हमारा रोटेशन ऑफ टरबाइन। रोटेशन, टरबाइन जो आपका रोटेट करता रहेगा, और जब जब आपका टरबाइन रोटेट करेगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आपको ये बात समझनी है। तो ये सारा लगभग थ्योरेटिकल पार्ट चलता है आपके पास, थ्योरी वाइज ये चलता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते थे जब ये पेपर में आता था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये आपके पास एक सिंपल सा डायग्राम, बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिया हुआ है टाइडल एनर्जी का। इसके अंदर हमने क्या किया, ये हमारे पास, ये सारा कंप्लीट हमारे पास लैंड एरिया था, ये हमारे पास सी एरिया था। हमने क्या किया, एक डैम बना दिया। ठीक है, और इसके लिए ऐसी लोकेशन होनी जरूरी है जहां पर समुंदर और लैंड एरिया में छोटी सी नैरो ओपनिंग हो। तो ये रही वो नैरो ओपनिंग जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं। और ये देखो, इसको रोड के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी धूम 3, उसके अंदर जो लास्ट सीन है वो भी इसी तरह के किसी डैम पर बनाया गया था। तो होता क्या है, यहां से समुद्र का पानी लैंड एरिया पर आएगा, और जब लैंड एरिया में आएगा हम वहां पर कहीं पर भी बना देंगे टरबाइन। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने टरबाइन बना दिया, कहीं भी बना सकते हैं, वो हमारी देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और फिजिबिलिटी। तो यहाँ पर बन जाएगा टरबाइन। तो जैसे ही वाटर आएगा टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन कनेक्टेड होगा जनरेटर से, जनरेटर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सिंपल सा डायग्राम है, आपने इसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल डायग्राम इन्होंने दे दिया यहाँ पर आपके पास सी वेव एनर्जी। तो यहाँ पर सी वेव एनर्जी के लिए भी हमें एक स्पेशली बिल्कुल सिंपल सा एक स्टैंडर्डाइज डायग्राम बनाना है। उसके अंदर यहाँ पर आपके पास क्या है, टरबाइन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जनरेटर से। तो जैसे ही सी वेव्स आएंगी, सपोज करो यहाँ से सी वेव आई, हाई सी वेव्स आई, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी। जैसे ही सी वेव ऊपर की तरफ जाएंगी, रास्ते में क्या है, टरबाइन। तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेशन करेगा। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर स्टार्ट कर देगा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जब पानी सपोज करो ऊपर चला गया, अब उसको अगर ऐसी कंडीशन है कि वो वापस आ सकता है, तो पानी वापस भी आएगा। जैसे ही पानी वापस आएगा, फिर से अगेन यही रूट वो फॉलो करेगा, और जब ये रूट फॉलो करेगा, इसके बीच में आएगा टरबाइन। टरबाइन फिर से कनेक्टेड है जनरेटर से, और जनरेटर स्टार्ट करेगा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि सी वेव एनर्जी में हमें, या सी एनर्जी में हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ टरबाइन को रोटेट करना है। टरबाइन रोटेशन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हमारा पर्पस ये है कि हमें टरबाइन को रोटेट करना है। ठीक है,
तो ये आपके पास सी वेव एनर्जी का डायग्राम आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर एक डायग्राम दिया हुआ है ओशियन थर्मल एनर्जी का, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। हम इसके डायग्राम के अंदर जो मेन मेन बातें हमें याद समझनी चाहिए वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने इसको बताया है कि ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर के डिस्टेंस पर सरफेस वाटर और कोल्ड वाटर में 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। लगभग लगभग 3 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस इतना हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड अमोनिया को बॉयल कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद स्टीम बनेगी। स्टीम क्या करती है, या स्टीम के अंदर क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, स्टीम में होती है हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से टरबाइन रोटेट करेगा, और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और फिर से हम क्या करेंगे, जो लिक्विड हमारे पास, जो वेपर बॉयल्स थे हमारे पास अमोनिया के, उन्हें हम कूल करने के लिए कोल्ड वाटर को यूज करेंगे, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है प्रॉपरली, इसको हमें इतना नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल आइडिया लेना है। तो यहां तक हमारे पास था सी एनर्जी के बारे में, ओशन एनर्जी के बारे में। ओशन एनर्जी 3 टाइप से हम यूज करते हैं, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। इसे आपने अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, पढ़ लेना है, हमेशा हमेशा कभी ना कभी आपके लाइफ में यूजेबल हो सकता है। एजुकेशन कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होता कि ये सभी बेकार है। आजकल हम नॉर्मली जोक बना देते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा का क्या यूज है, हमें कुछ नहीं पता। वो पता है इसलिए नहीं क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, जब देखते हैं उसका यूज, तो उसका यूज होता है। उसी तरह से जो एजुकेशन होती है वो आपकी लाइफ के लिए है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये 2 वर्ड्स को मिला के बना है, जियो प्लस थर्मल। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि अब हमें यूज करनी है हीट ऑफ द अर्थ। अब हीट ऑफ द अर्थ को हम कैसे यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। द डीपर रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वेरी हॉट। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जैसे अर्थ है, अर्थ की हम लेयर्स जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो उसके अंदर जो डीपर लेयर्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, इसलिए टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है। दिस हीट मेल्ट्स रॉक फ्रॉम मैग्मा, रॉक्स एंड फॉर्म मैग्मा। तो यही जो टेम्परेचर होता है वहां पर, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर होता है वहां पर, वो क्या करता है, वो जो वहां पर मोल्टन, जो वहां पर सब्सटेंस है उनको पिघला देता है, एक तरह से लावा बना देता है उनको, और उसी लावा को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। द मैग्मा मूव्स अप एंड कलेक्ट्स बिलो एट सम प्लेसेस। और यही जो मैग्मा होता है, कई बार फ्लो करने की वजह से, ज्योग्राफिकल मूवमेंट की वजह से, कई बार ये जो हॉट पार्ट होता है, हॉट सेगमेंट होता है अर्थ का, ये हमारे अर्थ सरफेस के पास आ जाता है। और जब ये एक अर्थ सरफेस के पास आ जाता है तो हम उस रीजन को बोलते हैं हॉट स्पॉट। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट बोलेंगे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास अर्थ है, देखो ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। सपोज करो यहाँ पर ये, वैसे तो जियोथर्मल पावर प्लांट बना रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा घर भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल मिट्टी है, नॉर्मल सॉइल है हमारे पास। उसके बाद धीरे 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 नीचे आते रहते हैं, तो ये हमारे पास रीजन बनता है हॉट स्पॉट। ये हमारे पास क्या बन जाता है, हॉट स्पॉट, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो ये पोर्शन बन जाएगा आपके पास हॉट स्पॉट। अब यही हॉट स्पॉट अगर आपके पास सपोज करो किसी वाटर सोर्स के पास है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हॉट स्पॉट है, इसके सराउंडिंग सपोज करो यहाँ पर ना कहीं पर भी आपके पास वाटर सोर्स है, वाटर है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, ये जो गर्मी है, ये जो हीटिंग है, वो उस वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। और स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा, स्टीम कंटेन्स मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। तो देखो यहाँ पर द अंडरग्राउंड वाटर, आगे ना वाटर बॉडीज की बात या वाटर सोर्स की बात, द अंडरग्राउंड वाटर इन कांटेक्ट विद हॉट स्पॉट। अगर कोई वाटर रिसोर्स वहां पर इस हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो उसे स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद होती है हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। तो उसी जोन में हम क्या करेंगे, उसी जोन में हम होल ड्रिल कर देंगे। यानी ये अर्थ है, अर्थ के अंदर एक होल ड्रिल करेंगे, और जैसे ही हम होल को ड्रिल करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, उसमें से निकलेगी हाई स्टीम। उसमें से क्या निकलेगी, हाई स्पीड स्टीम, विच इज यूज टू रोटेट द टरबाइन। तो बाय ड्रिलिंग होल इनटू द हॉट स्पॉट, जैसे ही हम होल के अंदर, हॉट स्पॉट के अंदर एक होल को ड्रिल करेंगे, द स्टीम कम्स आउट।
कौन सी स्टीम कौन सा आउट आएगी? ये वो स्टीम है जो वाटर बॉडीज को कन्वर्ट करा। किसने कन्वर्ट किया? इस हॉट स्पॉट की या जो मैग्मा था उसकी हीट ने। Steam coming out can be used to rotate the turbines of generator to produce इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो, यहाँ पर ये हो सकता है, ये भी एक तरह का एग्जांपल है इसका। सपोज करो यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, तो ये जो आपके पास हॉट स्पॉट है, इस वाटर बॉडी को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक होल को ड्रिल करेंगे, और इस होल से बहुत ही ज्यादा स्पीड में स्टीम आएगी, विच कॉज टू रोटेट द टर्बाइन, एंड टर्बाइन डायरेक्टली कनेक्टेड टू जनरेटर, जनरेटर स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, जो स्टीम होती है इसकी बहुत ज्यादा पावर होती है। कई बार आपने इसको फील किया होगा, जैसे आप लोग कभी आप सभी के घर में खाना तो बनता ही है, कभी जब खाना बनता है ना, तो उसकी जो स्टीम निकलती है, तो उसके ऊपर कभी हाथ रख के देखना, आप उसके ऊपर हाथ नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, और जो उसमें से स्टीम निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर यूज होती है टू रोटेट द टर्बाइन। ठीक है, तो हमारे आज यहाँ पर दो पार्ट कंप्लीट हो गए, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। लास्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को क्या बोलते हैं, या उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन आपके पास है, एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हाँ जी, आपने ध्यान सुना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसी की एनर्जी को, उसी को हम यूज करते हैं टू फाइंड द एनर्जी। तो अब हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। सारा का सारा पार्ट आपके पास थ्योरेटिकल है, छोटे मोटे डायग्राम्स बीच में आएंगे, आप उनको नोट करते रहना। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी को समझ लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के समय रिलीज होती है, और ये इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है जिसे हम बियर भी नहीं कर सकते, जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोकल कंडीशंस पर, हाई कंडीशंस पर यदि इसको अप्लाई करते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर बार और हर जगह नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो आपको ये हमेशा हमेशा बताया गया है, जैसे आपको रिएक्शन पढ़ाते समय, केमिकल रिएक्शन पढ़ाते समय आपको एक बात बताई गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने क्या पढ़ा था? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास रिमेन कंजर्व, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वहीं पर आपको एक बात जरूर बताई गई होगी कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता, और न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ अमाउंट में मास डिसअपियर हो जाता है। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, जिस अमाउंट में मास डिसअपियर होता है ना, उसी अमाउंट से हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन था, या जो आपका ये कंसेप्ट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा, ऐसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, इस तरह से बताया होगा। तो जो मास डिसअपियर होता है वही अपीयर होता है एज ए एनर्जी। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड सो ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होती है, और वहां पर आप समझ सकते हो c स्क्वायर। c स्क्वायर मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸8, यानी 3 × 10⁸8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 × 10⁻16। उससे पहले जो भी नंबर हो आप ये समझ सकते हो, 10 × 10⁻16 कितना ज्यादा अमाउंट है, यानी उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर आपके पास रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास टू टाइप से है, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या होता है? फिजन के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियाई टू लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, और अलोंग विद लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई अलोंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस। तो अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको, ध्यान से देखो। फर्स्ट डेफिनेशन है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम, याद रखना आपने, हैवी एटम like uranium, plutonium, etc. splits into smaller nuclei with the liberation of large amount of energy. यहां तक डेफिनेशन आपके पास है न्यूक्लियर फिजन की। इसके बाद इट इज यूज्ड टू मेक एटम बॉम्ब्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यही न्यूक्लियर फिजन एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर फिजन में निकली हुई एनर्जी
इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं नंबर 1 टू मेक एटम बम्स, हम उसका यूज कर सकते हैं एटम बम बनाने के लिए, और वी कैन यूज दैट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उसी एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। In a nuclear power plant, the heat energy produced by is a controlled nuclear fission reaction is used to produce steam which rotate the turbine and generate electricity. यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा पर्पस है वो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इसीलिए हम एटम बम की कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फिजन हम ये स्टडी करेंगे। तो इसने यहाँ पर आपको बता दिया जो भी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन के अंदर, एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस हीट एनर्जी को हम कंट्रोल्ड प्रोसेस की हेल्प से यूज करेंगे टू प्रोड्यूस स्टीम विच रोटेट द टर्बाइन एंड जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर करेगा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। इसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके पास क्या है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना। न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी होती है। फिर से हम क्या करेंगे, उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं टू रोटेट टर्बाइन एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है, अब यहाँ पे एक बहुत बात आपको समझनी है, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और भी याद रखनी है कि जो सन है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको ये बात बतानी चाहिए, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन के अंदर जो एनर्जी है, देखो लाखों सालों से सन हमारे साथ है और आने वाले लाखों साल तक भी सन हमारे साथ रहेगा, यानी कि उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। तो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, तो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बार बार होती रहती है, अपने आप होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है। अब द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन, देखो आगे ना, एनर्जी के अंदर सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी कैसे होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पर इस लाइन के अंदर ये बात पता लग गई है, जो सन की एनर्जी होती है वो कैसे होती है, सन आपको पता है अल्टीमेट सोर्स है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के अंदर उसके आइसोटॉप भी होते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस हीलियम एंड टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द हाइड्रोजन बॉम्ब। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन ही जो है वही प्रिंसिपल है हाइड्रोजन बॉम्ब का। जी हाँ, आप लोगों ने एटम बम बहुत सुने होंगे, लेकिन आपने कभी भी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं सुना होगा। वो इसीलिए नहीं सुना है क्योंकि इसके अंदर देखो, जो एटम बम होता है ना, उसी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी सारे लोग मर जाते हैं, उसके अंदर कैजुअलिटी हो जाती है हाई लेवल की। तो वो यानी जो एटम बम यहाँ पड़ रहे थे, यही हमारे लिए बहुत वो है, डेंजरस है। और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये इससे भी कई गुना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी कैजुअलिटी करेगा, कितने लोगों को मार सकता है अगर ये इस तरह से हो, मतलब ये बनना शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए किसी को, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल पर आपको एक ये बात बता दी कि हाइड्रोजन बॉम्ब नाम की भी चीज होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट आपके पास आती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इट प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास देन एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको ये समझना है, जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है टू कम इन कंपैरिजन विद द एनी अदर। आप किसी से भी कंपेयर कर लो, डैम से कंपेयर कर लो, हाइड्रो पावर प्लांट से कंपेयर कर लो, थर्मल पावर प्लांट से, सबसे ज्यादा अमाउंट एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इफ सेफ्टी मेजर आर टेकन, अगर ये सेफ्टी मेजर हम प्रॉपरली क्रिएट कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनको, तो ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है देन फॉसिल फ्यूल। तो ये क्या करेगा,
एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है, इसका एक छोटा सा आप आइडिया ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कि जितनी 1 लाख किलोग्राम कोल, 1 लाख किलोग्राम कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उतनी ही एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 1 kg ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियस ऑफ एनी सब्सटेंस आपको दे सकता है। न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह ना, इनके सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम, यानी कहाँ 1 किलोग्राम और कहाँ 1 लाख किलोग्राम। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को यानी फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा बचा सकता है, फॉसिल फ्यूल को। तो ये दो एडवांटेजेस आपके पास थे। अब बारी है डिसएडवांटेजेस की। द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज वेरी हाई। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बनाने में जो एनर्जी लगती है या जो उसके लिए हमें सेटअप तैयार करना पड़ता है, वो सेटअप बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। सेकंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। जो ये न्यूक्लियर एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये हर जगह या सभी के पास अवेलेबल नहीं होता। पहली बात तो वहां पर होगा नहीं, दूसरी बात अगर हो सकती है तो उनको मिलेगा नहीं। जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत कम सोर्सेज है न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम के। तो हम, आपने कई बार सुना होगा न्यूज में, न्यूक्लियर डील हम चाहते हैं कि अमेरिका से मिल जाए, किसी से मिल जाए, हम न्यूक्लियर डील चाहते हैं। तो वो न्यूक्लियर डील इसलिए चाहते हैं ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिक्योर हो जाए। द न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट विच इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज। यहाँ पर यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, और ये जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, ये रेडिएशंस जो होती हैं वो काफी डेंजरस होती हैं, काफी हार्मफुल हो सकती हैं। अब आप कहोगे कि इसको पानी में डाल दो, पानी में डालने से नहीं होगा, वो रेडिएशंस एमिट करता रहेगा, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। हम उसे दबा नहीं सकते, जब उसे दबाएंगे तो वो मिट्टी को यानी कि सॉइल को खराब कर सकता है। वो सॉइल अगर मान लो क्रॉप्स के से यूज होती है तो क्रॉप्स के अंदर आ जाएंगी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। देखो पूरा का पूरा एक पार्ट, अच्छा खासा पार्ट मैंने एक ही स्लाइड के ऊपर यहाँ पे लाके आपको रख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से पता है कि नहीं आने वाला, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया है इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन का। यहाँ पर ये है यूरेनियम, यूरेनियम 235 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है हमारे पास न्यूट्रॉन। यूरेनियम से रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही न्यूट्रॉन इस यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये दो पार्ट्स को, यानी कि जो यूरेनियम है इसके दो पार्ट बन जाएंगे, 2 लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ पर आपके पास बन गए हैं। एक बनता है बेरियम और एक बनता है क्रिप्टन। और साथ में क्या होगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, फास्ट मूविंग 3 न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे। और साथ के साथ क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। और इस एक रिएक्शन में एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या, ध्यान से समझो, जो कि इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगी बात, लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये है हमारे पास यूरेनियम, एक एटम सपोज करो यहाँ पर यूरेनियम का है, तो एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे। हमें यहाँ पर शो कर रखा है कि एक एटम है, लेकिन बहुत सारे एटम होंगे। इस एक एटम के साथ एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, दो हिस्सों में से डिवाइड किया, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 न्यूट्रॉन और अपने आप से जनरेट कर दिए। क्लियर हो रही है आपको बात है? 3 न्यूट्रॉन अपने आप से जनरेट कर दिया। अब ये क्या होगा, अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे फर्दर इस यूरेनियम एटम से कंबाइन करेंगे, और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि विद इन सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स कंप्लीट यूरेनियम आपका कंज्यूम हो जाएगा और लिबरेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी इतनी, अगर वो कंट्रोल ना की गई तो वो क्या होती है, वो एनर्जी जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और तहस नहस कर देता है वहां पर, वैसे ही ये भी क्या करेगा, उस चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ध्यान से देखो आगे, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो यूरेनियम 1 न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके क्रिप्टन बेरियम आपके पास अलग हो गए, 3 न्यूट्रॉन मिल गए, यानी कि यहां से लेके यहां तक रिएक्शन फर्स्ट स्लाइड की है। उसके बाद ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से 3 यूरेनियम के एटम को पकड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे और 3-3 न्यूट्रॉन्स और निकालेंगे। और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। इस पूरे पेज पे तो ये आएगा भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल था। और इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार स्टार्ट करने पर
नेक्स्ट रिएक्शंस अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा यूरेनियम आपका खत्म ना हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और इसके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि अगर हम उसे कंट्रोल ना करें तो वो काफी डेंजरस हो सकती है, और कंट्रोल करें तो काफी हमारे बेनिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है ना? कभी आपने सुना होगा कि हाँ भाई जापान है, जापान में पिछले 10 साल से लाइट नहीं गई, इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां पर इन्हें यूज करते हैं। तो इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन है कि वहां पर कभी कट ही नहीं लगता। ठीक है, ओके। यहां पर हमें एक सिंपल रिएक्शन से समझाया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। हमें ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी प्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप को। हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एंड रिलीज न्यूट्रॉन अलोंग विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अलोंग विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक एग्जांपल और दिया इन्होंने, ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कंबाइन टू फॉर्म गिव यू हीलियम अलोंग विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दो एनर्जी याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारी ये स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं, हमारा ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में से छोटे मोटे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको नहीं बताया। और इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि फिर हमें पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करना, हमें ये चैप्टर ब्रीफ में डिस्कस करना था, और हम इसको ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर जरूरत है मैं आपको बता चुका हूँ। एक पॉइंट और लास्ट में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द आउट ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन विच वन इज गुड फॉर अस। तो आउट ऑफ फिजन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस देन एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। क्यों? इसके दो रीजन है। क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और दूसरा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है जैसे हीलियम विच इज ए नोबल गैस विच इज इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर का मतलब क्या होता है? जो किसी से रिएक्शन नहीं करता। और इसके अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज होता है जो कि रिलीज करता है रेडिएशन विच इज हार्मफुल फॉर अस। तो एक क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर करना है कि अपने माइंड में रखना कि आउट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन विच वन इज बेटर फॉर अस। तो हमारे लिए न्यूक्लियर fusion is beneficial for us, or you can say advantages of nuclear fusion is more as compared to advantages of nuclear fission। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ये याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही बनता है। मींस हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर चैम्बर जिसके अंदर होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और एक इंटीरियर में अंदर की तरफ होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और उसके बाहर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमें क्या करना है, या फिर जो हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है क्या, सबसे पहले हम उनसे इनिशिएट करते हैं उसके इंटीरियर पार्ट को, और उसे उसके लिए जो एनर्जी देनी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहां पर होती है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का कंसेप्ट है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का कंसेप्ट है। ओके, तो इस तरह से आज हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस स्लाइड्स अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको मिल भी जाएगी, और आपने क्या करना है? रिवीजन करनी है अच्छे से, अपने आप को सेफ रखना है, इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं।